सच्ची और प्रमाणित खबरें ही दिखाते हैं, किसी हिंसा या आतंकी संगठन का समर्थन नहीं। YouTube गाइडलाइंस और सरकारी नियमों का पूरा पालन। वीडियो AI वॉइस से प्रस्तुत, लेकिन हर खबर जांची पड़ताल की गई है। बिहार में सीट बंटवारे पर एनडीए महागठबंधन में तकरार। सैम पित्रोदा बोले, पाकिस्तान में घर जैसा लगा। बीजेपी ने घेरा, अमेरिका में भारतीय छात्र निजामुद्दीन की मुठभेड़ में मौत। चाबहार पोर्ट पर अमेरिकी पाबंदी, भारत को झटका। गजा युद्ध विराम प्रस्ताव अमेरिका ने छठी बार वीटो किया। पाकिस्तान सऊदी रक्षा समझौते से खाड़ी देशों में हलचल। मैक्रो बोले, इस महीने ईरान पर पुराने प्रतिबंध लौटेंगे। तालिबान ने 680 किताबों और 18 विषयों पर बैन लगाया। आदाब, नमस्कार। आज है 19 सितंबर 2025। देश विदेश की बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं आपका होस्ट अनीस अंसार और आप देख रहे हैं ग्लोबल आवाज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सुर्खियों से, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बिहार की राजनीति में सियासी पारा चढ़ चुका है। एनडीए और महागठबंधन दोनों ही गठबंधन सीट शेयरिंग पर उलझ गए हैं। छोटे दल अपनी अपनी सीटों का दावा मजबूती से पेश कर रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार की सेहत, जेडीयू में उत्तराधिकारी को लेकर अटकलें और प्रशांत किशोर की वापसी चुनावी मुकाबले को और दिलचस्प बना रहे हैं। जातीय समीकरण बिगड़ न जाएं, इसके लिए बीजेपी और आरजेडी दोनों ही सतर्क है, लेकिन रास्ता आसान नहीं दिख रहा। अगली खबर, कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में उन्हें घर जैसा लगा। उनका कहना है कि भारत की विदेश नीति पड़ोसियों के साथ शांति और सहयोग पर केंद्रित होनी चाहिए। बीजेपी ने इसे तुरंत मुद्दा बना लिया और प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने निशाना साधा कि कोई हैरानी नहीं कि 26/11 के बाद भी यूपीए सरकार पाकिस्तान पर सख्त नहीं हुई। अगली बड़ी खबर अमेरिका से है। कैलिफोर्निया में भारतीय छात्र मोहम्मद निजामुद्दीन की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई। पुलिस का दावा है कि उन्होंने अपने रूममेट पर चाकू से हमला किया था। परिवार का आरोप है कि बेटे की मौत की जानकारी उन्हें 2 हफ्ते देर से दी गई। अब उनके पिता विदेश मंत्री एस जयशंकर से बेटे का शव भारत लाने की अपील कर रहे हैं। एक और खबर भारत से जुड़ी है। अमेरिका ने कहा है कि सितंबर के अंत से ईरान के चाबहार पोर्ट से जुड़े लोगों पर पाबंदी लागू होगी। भारत इसी बंदरगाह पर टर्मिनल बना रहा है ताकि मध्य एशिया तक सीधा रास्ता खुले। रणनीतिक मामलों के जानकार ब्रह्मा चिलानी कहते हैं कि यह भारत के खिलाफ दंडात्मक कदम है, जिसका फायदा चीन को मिलेगा। अगली खबर गजा से। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध विराम प्रस्ताव आया, लेकिन अमेरिका ने छठी बार वीटो कर दिया। बाकी 14 देश प्रस्ताव के पक्ष में थे। अमेरिका का कहना है कि प्रस्ताव में हमास की निंदा नहीं है और इसराइल के आत्मरक्षा अधिकार को मान्यता नहीं दी गई। गजा में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और अब तक 65,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए रक्षा समझौते को अब खाड़ी देशों तक बढ़ाने की चर्चा तेज है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का कहना है कि अब खाड़ी देश पश्चिमी ताकतों पर निर्भर रहने के बजाय पाकिस्तान जैसे संप्रभु देशों को देखेंगे। दोनों देशों ने इस समझौते को ऐतिहासिक बताया है। आगे बढ़ते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो ने कहा है कि इस महीने के अंत तक ईरान पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध दोबारा लागू हो सकते हैं। ये कदम स्नैपबैक मैकेनिज्म के तहत होगा, जिसमें परमाणु समझौते के उल्लंघन पर पुराने सभी प्रतिबंध अपने आप लागू हो जाते हैं। अफगानिस्तान से खबर है कि तालिबान ने 680 किताबों पर रोक लगा दी है, जिनमें 140 किताबें महिला लेखिकाओं की हैं। विश्वविद्यालयों में 18 विषयों की पढ़ाई पर भी बैन लगा दिया गया है। तालिबान का कहना है कि ये किताबें और विषय शरिया के खिलाफ है। पिछले 4 साल में यह महिलाओं पर पाबंदी का एक और सख्त फरमान है और अब रूस से बयान आया है। विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने कहा कि भारत और चीन जैसी प्राचीन सभ्यताओं को टैरिफ की धमकी देना बेकार है। उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन भी अब समझ रहा है कि इस तरह की रणनीति काम नहीं करेगी। ऐसी धमकियां न सिर्फ आर्थिक स्थिति बिगाड़ती हैं, बल्कि नए बाजार खोजने के लिए भी मजबूर करती हैं। एक और खबर देखते हैं। अफगानिस्तान और अमेरिका के बीच नया तनतनी भरा मोड़। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि उनकी सरकार बगराम एयरबेस को दोबारा हासिल करने की कोशिश कर रही है, जो चीन के नजदीक रणनीतिक तौर पर बेहद अहम है, लेकिन काबुल ने साफ मना कर दिया है। अफगान विदेश मंत्रालय के अधिकारी जाकिर जलाल ने कहा कि अफगानिस्तान में किसी भी तरह की अमेरिकी सैन्य मौजूदगी बर्दाश्त नहीं होगी। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि काबुल राजनीतिक और आर्थिक रिश्ते आपसी सम्मान और साझा हितों के आधार पर आगे बढ़ाने को तैयार है। अब एक खबर और देखिए। नेपाल की राजनीति में जबरदस्त हलचल।
पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफे के बाद पहली बार चुप्पी तोड़ी है। संविधान दिवस पर अपने बयान में उन्होंने कहा कि काठमांडू में हुए प्रदर्शनों में पुलिस ने ऐसे ऑटोमेटिक हथियारों से गोलीबारी की जो उनके पास थे ही नहीं। ओली का कहना है कि सरकार ने कभी अंधाधुंध गोली चलाने का आदेश नहीं दिया, बल्कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन में घुसपैठ कर हिंसा भड़काई गई और युवाओं की जान ली गई। नेपाल में बीते हफ्ते सोशल मीडिया बैन, भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शन और कई मौतों के बाद सत्ता बदल गई है और अब इतिहास रचते हुए देश की पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री बनी है, पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की। तो दोस्तों, ये थी आज की देश की बड़ी और अहम खबरें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और जुड़े रहिए ग्लोबल आवाज के साथ। मैं हूं अनीस अंसार। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।